हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंपनी लॉ में रोटेशनल डायरेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टर वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। डायरेक्टर्स में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? रोटेशनल डायरेक्टर्स। रोटेशनल डायरेक्टर्स का मतलब क्या है? मीन्स दोज डायरेक्टर्स विच आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, देखो क्या होता है पब्लिक कंपनी के केस में। कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 है ना भाई, वो ये कहता है कि डायरेक्टर का एक फिक्स्ड पोर्शन आपको हर साल रिटायर करना है, और इस रिटायरमेंट की वजह से जो वैकेंसी अराइज होगी उस वैकेंसी को इसी मीटिंग पे फिलअप भी करना है, आइदर बाय न्यू अपॉइंटमेंट और बाय रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, और ये प्रोविजन किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में? वो इसलिए कि डायरेक्टर्स लोग जितने पुराने हो जाते हैं ना, उतना मैनिपुलेशन करने लग जाते हैं लोग, इनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। ये लोग ऑडिटर्स के साथ मिलकर मैनिपुलेट करने लग जाते हैं चीजों को। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट ने इसलिए ये प्रोविजन रखा है कि भाई पुराने डायरेक्टर बाहर जाते रहने चाहिए और नए वाले डायरेक्टर अंदर आते रहने चाहिए। तो शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया है, वो चाहें तो इन डायरेक्टर्स को एजीएम पे रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, और वो चाहें तो इनको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, लाइक हमारी कंपनी में ना भाई ये 9 डायरेक्टर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनका कम से कम 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर रखना जरूरी होता है आपको। तो कम से कम 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर रखना जरूरी है। आप उससे ज्यादा तो रख सकते हैं रोटेशनल डायरेक्टर, बट उससे कम नहीं रख सकते। तो मान लो आपके यहाँ ये जो 9 के 9 डायरेक्टर हैं, ये 9 के 9 कौन से वाले हैं? रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स आपने रखे ही नहीं। ठीक है, अब ये जो रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, इनका 1/3 आपको हर साल एजीएम पे रिटायर करना जरूरी होता है। तो मान लो ये फर्स्ट एजीएम हो रही है जी आपकी, ये एजीएम हो रही है मान लो। तो अभी हमारी कंपनी में रोटेशनल डायरेक्टर कितने हैं? 9। 9 का 1/3 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आता है? 3। तो मीन्स इस एजीएम पे 3 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। कौन से वाले 3 डायरेक्टर्स? हु आर लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। मीन्स लॉन्गेस्ट इन ऑफिस मीन्स जो ऑफिस में सबसे ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, मीन्स जो सबसे पहले आए थे। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से देखना है, जो पहले आए थे वो पहले रिटायर होंगे। तो सबसे पहले कौन अपॉइंट हुए थे? देखो ए बी एंड सी है ना, तो किसके रिटायरमेंट का नंबर है यहाँ? ए प्लस बी प्लस सी, इन 3 डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट का नंबर है इस एजीएम पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रपोज्ड रेजोल्यूशन मेंबर्स के सामने रखेंगे कि भाई दीज 3 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब आप लोग बताओ क्या चाहते हैं? तो अगर मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि भाई ये ए बी सी तो बड़े बड़े ही भले इंसान हैं, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, ऐसे डायरेक्टर मिलना बड़ा मुश्किल है, तो मोर देन 50% शेयर होल्डर क्या करेंगे? इनको रीअपॉइंट कर लेंगे। राइट, रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये रीअपॉइंट करते हुए ने, तो इनका नंबर अब नीचे आ जाएगा यहाँ, ए बी एंड सी, ऊपर से इनका नंबर हट जाएगा। ठीक है, यहां तक बात। अब देखो क्या होगा, फिर से आपकी कंपनी में वही 9 डायरेक्टर हो गए है ना, 3 ऊपर से गए, नीचे एड ऑन हो गए। तो नेक्स्ट एजीएम जब होगी, फिर से आपकी कंपनी में रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हैं? आरडीज अगेन 9 है। 9 का 1/3 मतलब अगेन 3। तो इस बार कौन से 3 डायरेक्टर का नंबर रहेगा? इस बार रहेगा भाई डी प्लस ई प्लस एफ का। इन 3 डायरेक्टर के रिटायरमेंट का नंबर होगा इस बार। अगेन शेयर होल्डर से पूछेंगे कि भाई इनका क्या करना है। ठीक है, तो अगर मोर देन 50% शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, भाई इन्होंने तो बड़े मैनिपुलेशन किए हैं, इसके बदले आप नए डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो नए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। तो नए डायरेक्टर कौन से आ जाएंगे इस बार? मान लो जे के एल आ गए। ठीक है, तीनों वैकेंसी को फिलअप कर लिया आपने। नेक्स्ट ईयर फिर से एजीएम होगी। ठीक है,
और ऊपर से देखो DEF को हटा दो, वो चले गए, अब रिटायर हो गए ना। अगेन आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, फिर से 9। कौन कौन से 9 डायरेक्टर हैं जी, इस बार देख लो जरा एक बार। GHI, ABC एंड JKL, ये 9 डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी में अब। तो देखो जब नेक्स्ट AGM होगी फिर से वही 9 डायरेक्टर हैं, ठीक है। रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हो गए, फिर से 9 हो गए। 9 का अगेन 1/3 कैलकुलेट करोगे तो 3 डायरेक्टर्स आएंगे फिर से। बट इस बार कौन से वाले 3 लायबल टू रिटायर हैं, देखो इस बार आप कहेंगे GHI तो रिटायर हुआ कि नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो इस बार GHI का नंबर है G+H+I, ये 3 डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे। अगेन शेयर होल्डर से पूछेंगे क्या करना है, ठीक है। अगर वो शेयर होल्डर लोग कहते हैं कि भाई इनको रीअपॉइंट कर लो, तो ठीक है रीअपॉइंट कर लेंगे। तो इनका नंबर फिर से यहाँ नीचे आ जाएगा G+H+I, ठीक है। ऊपर से नंबर इनका हट जाएगा, ठीक। अगेन फिर से नेक्स्ट ईयर AGM होगी, देखो तो इस AGM पे फिर से वही रोटेशनल डायरेक्टर्स आपके कितने हैं, 9 हैं। 9 का 1/3 अगेन 3 आएगा। कौन से वाले 3 रिटायर होंगे, देखो जो यहाँ रीअपॉइंट हुए थे ना, A, B एंड C, इनका नंबर फिर से आ गया। देखो ये यहाँ A+B+C, ठीक है। तो इनका नंबर फिर से आ गया ABC का। कब आया, देखो ये ABC किस मीटिंग पे रीअपॉइंट हुए थे, इस वाली AGM पे, ठीक है। अब इनका टर्म कितना रहा, इस AGM से इस AGM तक 1 साल, इस AGM से इस AGM तक ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद इनका नंबर फिर से आ गया रिटायरमेंट का। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर का टर्म कितना है, नॉर्मल डायरेक्टर का टर्म कितना है, 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट का नंबर आ ही जाएगा हर डायरेक्टर का, जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं, क्योंकि देखो 1/3 1/3 1/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल में हर डायरेक्टर का नंबर आ ही जाना है रोटेशनल डायरेक्टर की वजह से, ठीक। ये कॉन्सेप्ट होता है और ये साइकिल ना चलती रहती है इसी तरह से कि हर साल हम आप क्या करेंगे, 1/3 डायरेक्टर्स को रिटायर करेंगे, फिर उनकी वजह से जो वैकेंसी अराइज हुई उस वैकेंसी को फिलअप करेंगे इसी मीटिंग पे, आइदर बाय न्यू अपॉइंटमेंट और बाय रीअपॉइंटमेंट, राइट। तो ये चेन चलती रहती है। और देखो ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। इट मीन्स प्राइवेट कंपनीज चाहें तो सारे डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल वाले रख सकती हैं। तो रोटेशनल डायरेक्टर किस कंपनी में रखना जरूरी है, पब्लिक कंपनीज में। तो देखो ये रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट एक बार अब हम लोग बुक से पढ़ते हैं डिटेल में। लो जी, देखो सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 बात करता है रोटेशनल डायरेक्टर्स की। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, इसी के डिफरेंट क्लॉजेस चलेंगे अब। तो सबसे पहला जो क्लॉज है, क्लॉज ए, क्या कह रहा है, unless the articles provide for retirement of all the directors at every AGM। तो क्या कहना चाहता है कि unless the articles provide for retirement of all the directors, मतलब आप आर्टिकल्स में ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। unless the articles provide for retirement of all the directors not less than 2/3 of the total number of directors excluding independent director। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड कर देना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से, और ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे हम लोग ये बात, 152 सबसेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन में दी हुई है ये बात। शेल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स, तो क्या कहना चाह रहा है वो कि भाई कम से कम मैं लिख देता हूं यहाँ एटलीस्ट 2/3 किसका, ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, क्या होगा, रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो 2/3 है वो कम से कम 2/3 क्या रहेगा, रोटेशनल डायरेक्टर्स रहेंगे। रोटेशनल डायरेक्टर्स का मतलब दे आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, राइट। और जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे, तो जनरल मीटिंग में हम अपॉइंट करते भी हैं जनरली इनको। तो इसका मतलब क्या हुआ 152(6)(a) का, 152(6)(a) में वो ये कहना चाह रहा है देखो कि कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स आपको रोटेशनल डायरेक्टर्स रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब
नंबर 1, क्या हम ओल्ड डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर्स रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, आर्टिकल्स के थ्रू। तो आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर दिया आपने क्या कि हमारे यहाँ जितने भी डायरेक्टर्स होंगे सब रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। नंबर 2, क्या आप ओल्ड डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स रख सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 152(6) से क्या कह रहा है? कम से कम 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर रखना जरूरी है, राइट। तो थर्ड पॉइंट में मैं लिखता हूं, ये लो। तो इसका मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? देखो, रोटेशनल डायरेक्टर्स कम से कम 2/3 रखना जरूरी है। तो इसका मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 1/3। तो मीन्स नॉन रोटेशनल डायरेक्टर आप 1/3 से ज्यादा रख ही नहीं सकते। क्यों? नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स अगर आप 1/3 से ज्यादा रखोगे तो रोटेशनल डायरेक्टर तो भाई 2/3 से कम रह जाएंगे, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 152(6) शॉर्ट में लो, मैं लिख देता हूं इसको फोर्थ पॉइंट में कि भाई 152(6) से क्या कह रहा है? एट लीस्ट 2/3 रोटेशनल होना जरूरी है। और ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। देखो तो लिखो, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, हैंस मैक्सिमम 1/3 कैन बी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स आप मैक्सिमम 1/3 रख सकते हैं। तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर 1/3 से कम तो हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। कुछ डायरेक्टर तो आप नॉन रोटेशनल भी रखते हो ना, जो परमानेंट नेचर के हैं, जो प्रमोटर्स लोग हैं, वही डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं। तो वही कहना चाह रहा है, सबके सबको आप नॉन रोटेशनल नहीं रख सकते। 152(6) भी क्या कहता है? देखो, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स, तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स कितने बचे? 1/3 वाले। इन सच कंपनी शैल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। कहते हैं जो 1/3 डायरेक्टर बचे वो भी अपॉइंट तो देखो जनरल मीटिंग में ही होते हैं, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, आर्टिकल्स में अगर अदरवाइज प्रोवाइडेड है तो फिर आर्टिकल्स प्रिवेल करेंगे। 152(6) क्या कह रहा है? नियरेस्ट टू 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर शैल रिटायर एट ईच एजीएम। मतलब कि 2/3 रोटेशनल होंगे और उस 2/3 का फिर 1/3 हर मीटिंग पे रिटायर होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? और रिटायर किसको करना है? कहते हैं जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस हैं उनको रिटायर करना है पहले। ठीक है जी, तो जो 2/3 का 1/3 आप रिटायर करोगे, कौन से वाले डायरेक्टर्स को रिटायर करना है? कौन से वाले डायरेक्टर्स को रिटायर करना है? जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा पुराने हैं, पहले उनको रिटायर करना है। ठीक है, इफ 2 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ऑन द सेम डे देन ड्रॉ ऑफ लोट्स विल बी यूज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कि जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, ये लो, तो ये 9 डायरेक्टर थे, हमने पहली एजीएम की थी। ठीक है, पहली एजीएम पे 3 डायरेक्टर को रिटायर करना था। 3 डायरेक्टर में कौन कौन थे? ए बी सी। ठीक है, अब मान लो सी प्लस डी दोनों एक ही डेट को अपॉइंट हुए हैं, सेम डेट को। ठीक है, बट रिटायर तो 3 को करना है, 4 को थोड़ी करना है। सी प्लस डी दोनों को थोड़ी ले जाएंगे, सी या डी में से एक जाएगा, क्योंकि सेम डेट को अपॉइंट हुआ है। तो सी कहेगा डी को पहले रिटायर कर लो जी, डी कहेगा सी को पहले रिटायर कर लो, 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा उन्हें। तो इस केस में क्या कहना चाह रहा है वो? ड्रॉ ऑफ लोट्स कर लेंगे हम लोग। ड्रॉ ऑफ लोट्स का मतलब पर्ची निकाल लेंगे, जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले रिटायर कर देंगे, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या कहते हैं जी? 152(6) ये कह रहा है, एट द एजीएम एट विच अ डायरेक्टर रिटायर्स एज अफोरसेड द कंपनी में फिल अप द वैकेंसी by appointing the retiring director or some other person there too। कहते हैं जिस मीटिंग पे आपने इन डायरेक्टर्स को रिटायर किया है ना, इसी मीटिंग पे इस वैकेंसी को फिलअप करना जरूरी है, आइदर बाय न्यू अपॉइंटमेंट और बाय रीअपॉइंटमेंट। या तो आप इन्हीं को रीअपॉइंट करो जिनको आपने रिटायर किया, या फिर नए बंदे अपॉइंट करो। और कौन बताएगा कि रीअपॉइंट करना है कि न्यू अपॉइंटमेंट करना है? मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है? देखो, इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड और कैन नॉट बी हेल्ड, कि अगर एजीएम हुई नहीं,
तो डायरेक्टर्स ड्यू टू रिटायर बाय रोटेशन शैल बी डीम्ड टू रिटायर ऑन द लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तो मान लो एजीएम की लास्ट डेट आ गई, अभी तक एजीएम नहीं हुई, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन थे दे शैल बी डीम्ड टू बी रिटायर्ड। क्यों? क्योंकि देखो एजीएम बुलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है उनके रिटायरमेंट का नंबर है, तो वो एजीएम ही नहीं बुला रहे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? जिस डेट को एजीएम हो जानी चाहिए थी उस डेट को रिटायरिंग डायरेक्टर क्या माने जाएंगे? रिटायर्ड। इफ एजीएम इज एडजर्न्ड, एजीएम हुई है बट एडजर्न हो गई, देन दे विल रिटायर एट द एडजर्न एजीएम प्रोवाइडेड इट इज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि मीटिंग अगर एडजर्न होगी भी तो एडजर्न होने के बाद भी वो मीटिंग विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट होना चाहिए, टाइम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, यहाँ तक बात। अब देखो इसके एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये बात पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सुनो मेरी बात। ये लो जी एग्जाम्पल 152 से रिलेटेड ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो आपकी कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर्स है ना भाई, वो टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? मान लो तो आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स हैं मान लो 11। अब इन 11 में ना एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, और एक है भाई आपका नॉमिनी डायरेक्टर जो पीएफआईज अपॉइंट करते हैं ना, पीएफआईज ने अपॉइंट किया हुआ, एक ये नॉमिनी डायरेक्टर है। तो अब कैलकुलेशन कैसे करें? ठीक, अब कैलकुलेशन देखो ऐसे होगी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डायरेक्टर्स में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आप माइनस करोगे तो ये एक तरह से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आएगा इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका कम से कम 2/3 रोटेशनल होना जरूरी है। ठीक, जो भी आएगा अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कि आपकी कंपनी में एक्चुअल में रोटेशनल डायरेक्टर हैं कितने, एआरडी मतलब एक्चुअल रोटेशनल डायरेक्टर हैं कितने। अब इन दोनों में विच एवर इज हायर जो आएगा ना भाई, विच एवर इज हायर, वो आपका क्या कहलाएगा? रोटेशनल डायरेक्टर कहलाएगा। तो देखना क्या है कि रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए थे और एक्चुअल में कितने हैं। इन दोनों में विच एवर इज हायर जो आएगा उसका 1/3 रिटायर करना है एट ईच एजीएम। 1/3 विल रिटायर एट ईच एजीएम। ठीक है, और देखो जब आप ये 1/3 काउंट करोगे तो सेक्शन में क्या लिखा है? नियरेस्ट टू 1/3। ठीक है, और जब आप ये 2/3 काउंट करोगे तो सेक्शन में क्या लिखा है? एट लीस्ट 1/3। तो इसका मतलब एटलीस्ट 1/3 वाले केस में तो आपको क्या करना है? एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, मतलब एनी फ्रैक्शन शैल बी काउंटेड एज 1। तो मान लो 10 डायरेक्टर हैं, 10 का 2/3 6.66 बनेगा। तो 6.66 का मतलब 6 लेना है कि 7 लेना है? 7 लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मान लें 5, 5 का 1/3 कितना निकालेंगे? 5 का अगर आप 2/3 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई? 5 का 2/3 निकाल लो, कितना आता है? ये आता है 3.33। तो 3.33 का मतलब भी 3 नहीं लेना है, 4 ले लेना है। एनी फ्रैक्शन शैल बी काउंटेड एज 1। इट मीन्स 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, 2/3 से ज्यादा तो हो सकते हैं। और जब 1/3 की बात करेंगे तो नियरेस्ट टू 1/3 लेंगे। तो नियरेस्ट टू 1/3 का मतलब इक्वल टू एंड मोर देन 0.5 है तो 1 काउंट कर लेना, लेस देन 0.5 है तो 0 काउंट कर लेना, ये मतलब है। ठीक है, यहां तक बात ठीक है जी। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। तो देखो आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स थे कितने? 11, जिसमें से एक माइनस कर देना है, कौन से वाला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बचे कितने? 9 नहीं, 9 नहीं सॉरी 10। कितने बचे? 10।
तो आपकी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं भाई 10। अब अगर हम 10 का 2/3 कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 10 का 2/3, 10 का 2/3 कितना आएगा 6.66 है ना, 6.67 आता है। तो 6.767 का मतलब कितना लेना है आपको, 6.67 का मतलब 6 नहीं लेना है, 7 ही लेना है। तो 152 सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि आपकी कंपनी में कम से कम रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 7, कम से कम 7 होने चाहिए। अगर 7 से कम रोटेशनल डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी में तो आपने 152 सबसेक्शन 6 का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। और अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर तो अच्छी बात है, मतलब 7 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है। तो अब हमें क्या कंपेयर करना है इससे कि आपकी कंपनी में एक्चुअल में रोटेशनल डायरेक्टर हैं कितने। देखो टोटल डायरेक्टर आपकी कंपनी में 11 थे, इसमें से एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस एक नॉमिनी डायरेक्टर, ये दोनों किस में काउंट होंगे, नॉन रोटेशनल में। क्या आप इनको हटा सकते हैं, नहीं। क्या इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है, नहीं। तो एक ये गया एक ये गया, तो बचे कितने, 9। इट मीन्स कंपनीज एक्ट का 152(6) तो क्या कह रहा है कि भैया आपके यहाँ रोटेशनल डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 7। और एक्चुअल में आपके पास हैं कितने रोटेशनल डायरेक्टर, 9। तो विच एवर इज हायर मीन्स 9। तो 9 डायरेक्टर कौन से हैं आपकी कंपनी में, अब रोटेशनल वाले हैं। तो रोटेशनल डायरेक्टर का ही तो 1/3 लेना है, 9 का 1/3 कितना आएगा, 3। तो फर्स्ट मीटिंग पे कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, 3। ठीक है। और इस रिटायरमेंट की वजह से जो वैकेंसी अराइज होगी, इस वैकेंसी को फिलअप करना भी जरूरी है इसी मीटिंग पे, आइदर बाय रीअपॉइंटमेंट और बाय न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी में देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ये लोग। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में मैंने लिया टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, 9, जिसमें से एक है नॉमिनी डायरेक्टर EFIs वाला, दूसरा है एक MD, तीसरा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट नहीं करते हम लोग। और ये जो MD है ना, ये एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो इसको भी आप 5 साल से पहले रिटायर नहीं कर सकते। अब नॉमिनी डायरेक्टर जो है किसने अपॉइंट किया, PFIs ने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। तो हटाएगा भी कौन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। अब देखो कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो आपकी कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर हैं उसमें से पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस करो तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो टोटल डायरेक्टर हैं कितने आपके यहाँ, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। 8 का अगर हम 2/3 कैलकुलेट करें तो भाई कितना आता है, बताओ। 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है जी 5.33। 5.33, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 2/3 रोटेशनल होना जरूरी है, तो एनी फ्रैक्शन शैल बी काउंटेड एज 1। तो 5.33 को कितना लिखूं, 6। तो आपकी कंपनी में कम से कम रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए भाई, 6। अब चेक करो आपकी कंपनी में एक्चुअल में रोटेशनल डायरेक्टर हैं कितने। तो टोटल डायरेक्टर कितने हैं आपके यहाँ, 9, जिसमें से एक तो नॉमिनी डायरेक्टर है, वो भी नॉन रोटेशनल में काउंट होगा। एक MD है, ये भी नॉन रोटेशनल में काउंट होगा। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये भी हटाना ही है, ये भी नॉन रोटेशनल है ना। तो कितने बचे, 6। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट भी यही कह रहा है कि कम से कम रोटेशनल डायरेक्टर 6 होने चाहिए, और आपने भी रोटेशनल डायरेक्टर कितने रखे हैं, 6। तो विच एवर इज हायर मीन्स 6। अब इस 6 का रिटायर करना है आपको हर साल, कितना, 1/3। तो 6 का 1/3 कितना आएगा, 2। तो सबसे पहली मीटिंग पे कितने डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, 2। फिर नेक्स्ट मीटिंग पे फिर से 2, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग पे फिर से 2, इस तरह से 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये। ठीक है जी, यहाँ तक बात। और कौन से वाले 2 डायरेक्टर रिटायर करोगे, हु आर लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, जो सबसे ज्यादा पुराने हैं। और अगर 2 डायरेक्टर सेम डेट को अपॉइंट हुए थे तो ड्रॉ ऑफ लोट्स निकालेंगे आप। ठीक है, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जी। ये तो था सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। अब हम आते हैं 152 सबसेक्शन 7 पे। Consequences of non-appointment of directors at an AGM, सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 बोल रहा है ये बात। तो 152(6) में हम लोगों ने रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब 152(7) क्या बता रहा है आपको,
अब वो ये कहना चाह रहा है देखो कि वैसे तो डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट की वजह से जो वैकेंसी राइज हुई, वो वैकेंसी को फिलअप करना जरूरी होता है उसी मीटिंग पे। किस मीटिंग पे? जिस मीटिंग पे आपने डायरेक्टर्स को रिटायर किया था, ठीक है। बट अगर आपने वो वैकेंसी फिलअप नहीं की, क्या कहता है देखो क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। इफ एट एनी एजीएम द वैकेंसी इज नॉट सो फिल्ड, वैकेंसी आपने फिलअप नहीं की, एंड द मीटिंग नॉट रिजोल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, मतलब ना तो आपने इस वैकेंसी को फिलअप किया, ना ही आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि भाई अब हम इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे ही नहीं, हमारे पास डायरेक्टर पहले ही सरप्लस थे, तो ना ही आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया। तो उस केस में क्या होगा, जो ये जनरल मीटिंग थी ना, दैट शैल स्टैंड एडजर्न्ड, ये मीटिंग अब एडजर्न हो जाएगी। कब के लिए? नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। और इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे, लाइक जैसे आपकी ये मीटिंग कब हो रही थी? 8 अगस्त को, है ना। तो 8 अगस्त को आपने ना तो उस वैकेंसी को फिलअप किया, ना कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि अब हम इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे ही नहीं। तो क्या कहना चाह रहा है, अब ये मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न होके 7 दिन बाद, नेक्स्ट वीक मतलब 7 दिन बाद क्या बनेगा? 15 अगस्त। तो क्या 15 अगस्त को होगी अब एडजर्न मीटिंग? नहीं। तो क्या कहना चाह रहा है, अगर ये नेशनल हॉलीडे आ गया तो नेक्स्ट डे मतलब 16 अगस्त को होगी अब ये मीटिंग। एडजर्न मीटिंग कब होगी? अब 16 अगस्त को होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो 152(7)(b क्या कहता है। वो ये कहता है देखो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो, कहता है एडजर्न मीटिंग पे भी यही हुआ। क्या हुआ? ना तो आपने इस वैकेंसी को फिलअप किया, ना ही आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि अब हम इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा उस केस में? रिटायरिंग डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स है वो क्या माने जाएंगे? अब रीअपॉइंटेड माने जाएंगे। अदरवाइज कब तक मीटिंग को एडजर्न करते रहोगे। बट इन केसेस में हाउ एवर इवन ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस, कहते हैं इन वाले केसेस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जनरली तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ बाय एंड लार्ज, कहते हैं जिस मीटिंग पे आपने डायरेक्टर्स को रिटायर किया उसी मीटिंग पे फिलअप करो वैकेंसी को, आइदर बाय न्यू अपॉइंटमेंट और बाय रीअपॉइंटमेंट। और अगर आपने ना तो वैकेंसी को फिलअप किया और ना ही आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि अब हम वैकेंसी को फिलअप करेंगे ही नहीं, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। अब एडजर्न मीटिंग पे भी यही हुआ, ना तो आपने वैकेंसी को फिलअप किया, ना ही आपने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास किया कि अब हम इस वैकेंसी को फिलअप ही नहीं करेंगे, तो उस केस में जो रिटायरिंग डायरेक्टर थे वो रीअपॉइंटेड माने जाएंगे। बट इन वाले केसेस को छोड़ के, इन वाले केसेस में वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1, रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर वाज पुट बट लॉस्ट, कहते हैं डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट के लिए हमने रेजोल्यूशन रखा था बट वो रेजोल्यूशन फेल हो गया, तो इस केस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता भाई। सेकेंड वन, जो डायरेक्टर रिटायर हुआ था उसने पहले से अपनी अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी कि मैं तो अब डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता, तो भाई जबरदस्ती थोड़ी बना लोगे आप उसे ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अप्लाई करके। नंबर 3, नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, वो डायरेक्टर जो रिटायर हुए हैं वो आज की डेट में क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब डिसक्वालिफाइड हो गए, तो भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी और स्पेशल वाज रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, कहते हैं उस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए या तो ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी है। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये बात, मान लो किसी स्पेशल केस में, तो उस केस में भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट वन क्या कहता है देखो, सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल टू द केस। तो सेक्शन 162 किस चीज का है? सेक्शन 162 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली का, राइट। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता था सेक्शन 162, कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे या रीअपॉइंट करोगे तो सिंगल रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये कहता है। तो इन सब केसेस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला केस अप्लाई नहीं होगा। और साथ में क्या कह रहे हैं देखो, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, की अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या था? ऐसी कोई कंपनी जिसके इक्वल टू एंड लेस मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसने एक्वायर कर लिया? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिलके।
या ऐसी कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो भी क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा। ना सबसेक्शन 6 अप्लाई होगा, ना सबसेक्शन 7। मतलब आपको हर साल डायरेक्टर्स को रिटायर करने की जरूरत नहीं है। किस किस को, एक तो गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है। नंबर 2, इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज which is licensed to operate by RBI, SEBI, IRDA from International Financial Services Center located in an approved multi-services special economic zone shall not apply। कहते हैं इन सब के ऊपर ये सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा। मतलब इनको रोटेशनल डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, रोटेशनल डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पूरा, कि किस कंपनी को रोटेशनल डायरेक्टर रखने हैं, किसको नहीं रखने हैं, कितने रखने हैं, कैसे रिटायर होंगे, ये सब हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।